हेलो दोस्तों, आज हम इस मूवी के तीसरे और चौथी अंतिम कहानी को सुनने वाले हैं, जहां हम ये देखेंगे कि कैसे चीन अपने एक एक पड़ाव को पार कर इतना उन्नत और शक्तिशाली बना है। कैसे लोगों ने अपने देश को आगे ले जाने की वो हर एक कोशिश की है और ये दो कहानियां आपका दिल छू लेगी। इस मूवी का पहले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए अब सुनते हैं। तीसरी कहानी में हम शंघाई के एक छोटे से स्कूल से रूबरू होते हैं, जहाँ पर आज बच्चों को अपने पिता पर निबंध लिखना है। सभी बच्चे बारी बारी से अपने पिता के बारे में कुछ न कुछ बताने लगे और फिर बारी आई शाओडोंग की, जो कहता है, मेरे पिता का नाम पिंगयांग है। वो दिखने में थोड़े से मोटे हैं। उन्हें सभी नकारा कहते हैं, मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि वो नई चीजों को सिखाने में बेहद माहिर है और बड़े से बड़े काम को चुटकियों में कर देते हैं। जैसे कि एक बार हमें सोफे की जरूरत थी, लेकिन उसकी कीमत थी 95 युआन। इतना महंगा सोफा खरीदने से बेहतर मेरे पिता ने 31 पैसे युआन में एक किताब ली और अपने हाथों से ही एक सोफे का डिजाइन बनाया, जिससे हमारे काफी पैसे बच गए। हालांकि वो सोफा तो हमारे घर में घुस नहीं पाया, तो उन्होंने फिर उसे खिड़की से ले जाने की सोची, पर जब वो खिड़की से भी नहीं आया तो उन्होंने उसे आधा काट कर 2 हिस्सों में बांट दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पिताजी तो इतने दयालु है कि अक्सर हमारे पड़ोसी पानी के बिल को बराबर बांटने से झगड़ते रहते थे। इसलिए उन्होंने सभी के पानी के मीटर को ही अलग कर दिया, जिससे झगड़े की सारी फसाद ही खत्म हो गई। वो किसानों की भी बहुत फिक्रमंद है। उनका कारोबार बढ़ाने के लिए उन्होंने बस एक साइकिल के जरिए बेहद कम दामों में बतख के अंडों को मार्केट तक न केवल पहुंचाया, बल्कि उन्हें सस्ते दामों में भी बेचा। पैसे कमाने और उसे बचाने के मामले में मेरे पिताजी से आगे कोई भी नहीं। अब जहाँ पब्लिक टेलीफोन में 3 मिनट के कॉल के लिए जितने युआन देने पड़ते हैं, वहाँ वो घड़ी को देखते हुए ठीक 2:50 में फोन काट दिया करते, ताकि उन्हें एक्स्ट्रा युआन न देना पड़े। अपने इसी अनोखे और अतरंगी अंदाज के लिए वो आज अपने मोहल्ले में काफी मशहूर है। वो एक बात हमेशा कहते हैं कि आने वाले समय में हम बिना तार के फोन पर बात करेंगे। ट्रेन बिना पहिए की चलेगी। हुआंगपू नदी पर पुल बन चुका होगा। पुडोंग शहर में बहुत विशालकाय बिल्डिंग्स तैयार हो चुकी होंगी। अपनी मेहनत और सूझबूझ से उन्होंने पूरे 387 युआन जमा कर लिए। यही नहीं, उन्हें सेकेंड ट्रेडिशनल फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री का सेल्स मैनेजर भी नियुक्त किया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनी की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की थी। निबंध जैसे ही खत्म हुआ, सभी क्लास के बच्चों ने शाओडोंग के लिए तालियां बजाई। टीचर ने भी उसकी काफी तारीफ की, मगर तभी उसके पड़ोस में रहने वाला एक बच्चा बोल पड़ा, ये सब झूठ है। शाओडोंग के पिताजी जब से उस कंपनी के सेल्स मैनेजर बने हैं, उन्होंने तब से एक भी मेडिकल वाइन नहीं बेचा, बल्कि सारा का सारा माल अपने घर पर लाकर जमा किया हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि इसके माँ बाबा के बीच भी तलाक की बातें चल रही है। और क्या आपको पता है इसके पिता कौन है? वही शख्स जो हमारे स्कूल के बाहर बतख के अंडे बेचता है। और मजाक उड़ाते हुए बोला, इसलिए तो उन्हें लोग बतख का पैगंबर कहते हैं। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। शाओडोंग के बाबा बतख का पैगंबर, शाओडोंग के बाबा बतख का पैगंबर कहकर उसे चढ़ाने लगे। बेचारे शाओडोंग की शर्म से आंखें जमीन पर गड़ी रही। उसे भी लगने लगा कि उसके बाबा वाकई में एक नकारा है। स्कूल से लेकर घर तक उसकी कहानी ऐसी ही है। घर पर भी उसे आराम नहीं। उसकी माँ ने घर सर पर उठा रखा है, क्योंकि पूरा घर सिर्फ उसी मेडिकल वाइन से भरी पड़ी है। ना तो किसी कोने में बैठने की जगह है, ना ही सोने की। माँ उसके बाबा से कह रही है, मैं आखिरी बार कह देती हूँ, अगर 1 महीने के अंदर ये सारा सामान यहाँ से नहीं किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। शाओडोंग नहीं चाहता कि उसके माँ बाबा कभी अलग हो, इसलिए वो छोटा सा बच्चा भी अपने बाबा का साथ देकर इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ दोनों बाप बेटे उसे बेचने के लिए ग्राहक ढूंढने लगे, लेकिन उनकी कोई तरकीब काम नहीं आई। उन्हें खाली हाथ रहना पड़ा। मगर वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि डूबते को बस तिनके का सहारा काफी होता है। पिंगयांग के लिए उनका ये सहारा बस स्टॉप में मिले कुछ न्यूज रिपोर्टर होते हैं, जो कि एक वृद्ध आश्रम में किसी त्योहार के लिए शूटिंग करने जा रहे हैं। पिंगयांग के दिमाग में एक योजना खिल गई और वो भी उनके साथ चल दिया। अब जब शूटिंग शुरू हुई तो पिंगयांग ने कहा, क्या आप हमारी वाइन की बोतल को थोड़ा करीब से फिल्मा सकते हैं ताकि वो साफ साफ दिखाई दे? डायरेक्टर बोला, तुम जानते भी हो क्या बात कर रहे हो? इस काम के लिए बहुत पैसे लगते हैं। इसे विज्ञापन कहते हैं। बस ये विज्ञापन शब्द सुनकर ही उसे एक ऐसा बेहतरीन आइडिया आया कि आज तक चीन में कभी किसी ने इसे अंजाम नहीं दिया था। अब इसके लिए
उसने उसी शूटिंग टीम से ही एक आदमी को भी मना लिया जिसका नाम शाओमा था, जो कि कैमरामैन है। इसके बाद पिंगयांग को अपने इस काम के लिए ढेर सारे पैसे और कुछ कलाकारों की भी जरूरत होगी। वो पैसों के लिए अपने मालिक के पास गया, मगर उसने उसे ये कहकर मना कर दिया कि आज तक टीवी पर कोई भी विज्ञापन नहीं आया है, वो इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर पिंगयांग ने उन्हें बताया, ये चीन का पहला विज्ञापन होगा, सरकार इस पर विचार विमर्श भी कर रही है और कभी भी ये फैसला हमारे पक्ष में आ सकता है। लेकिन इन सब के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। मालिक ने उसे पैसे देने से साफ मना कर दिया। ना उसके पास पैसे हैं, ना ही मदद की कोई गुंजाइश। तो उसने शाओडोंग को मनाकर उसकी माँ से पैसे चुरा लाने को कहा। एक बहुत बड़ा जुआ वो खेलने जा रहा है, पता नहीं उसकी जीत होगी या उसकी योजना की हार। पैसे का जुगाड़ तो हो गया। अब उसने 2 बुजुर्ग दंपत्ति और अपने पड़ोसी की एक महिला को कलाकार के तौर पर शूटिंग के काम के लिए राजी कर लिया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि आखिर शूटिंग की जाए तो कहाँ, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई खास जगह नहीं है। तो पिंगयांग ने अपने ही घर पर शूट करने का फैसला किया, पर उसे ये काम अपनी बीवी से छुपकर करना होगा। अगर उसे भनक भी पड़ी कि उसके पैसे चोरी किए गए हैं, तब तो तलाक पक्का। शूटिंग का दिन तय हुआ। ये दिन था शाओडोंग के जन्मदिन का। इधर शाओडोंग अपनी माँ के साथ जन्मदिन मनाने के लिए घर से बाहर निकला और वहाँ पिंगयांग पूरे तैयारी के साथ शूटिंग टीम को घर ले आया। उसके पास इस काम के लिए सिर्फ 6 घंटे हैं, क्योंकि शाओडोंग अपनी माँ को इससे ज्यादा रोक कर नहीं रख सकेगा। ये 6 घंटे भी उसके लिए काफी ज्यादा है। पहले मिठाई की दुकान की लंबी कतार, फिर 2 घंटे की लंबी चौड़ी फिल्म देखने के बाद भी 6 घंटे किसी भी तरीके से कट नहीं रहे। लेकिन इधर अभी भी शूटिंग के कुछ अंश फिल्माने बाकी है। सब कुछ होने के बाद जब आखिरी शॉट लेने तक रोशनी थोड़ी कम हो गई, तो डायरेक्टर शाओमा ने लाइट का फोकस खिड़की की तरफ काफी तेज कर दी और बदकिस्मती से पिंगयांग के पड़ोसी के घर पर वो तेज रोशनी पहुंचने लगी, जिससे वो बौखला कर उनके घर के सामने चीखने चिल्लाने लगा। अब यहाँ शाओडोंग भी अपनी माँ के साथ घर पहुंच गया। पहले तो घर पर होते हंगामा को देख वो चिल्लाती है, लेकिन फिर शांत होने के बाद अपने पति की खुशी के लिए सालगिरह के मौके पर खरीदी पुरानी चद्दर को खिड़की पर लगाकर उसने अपने पति को वो आखिरी दृश्य फिल्माने को कहा। अपनी पत्नी का ये प्यार देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े और प्यार भरे इन पलों के बीच वो आखिरी दृश्य भी फिल्मा लिया गया। 3 महीने बाद शाओमाओ को एक अधिकारी ने उससे कहा, ऐसा पता चला है कि तुमने किसी कंपनी का एक विज्ञापन शूट किया था, क्या वो दिखा सकते हो? क्योंकि उनके टीवी चैनल ने कंपनी का बजट बढ़ाने के लिए विज्ञापन देने का फैसला किया है। दिन 28 जनवरी 1979। शाओडोंग टीवी के सामने लगातार काफी घंटे से बैठा हुआ है। उसे उस विज्ञापन के दिखने का इंतजार है। उसे भरोसा है कि उसके बाबा की मेहनत इस बार रंग लाएगी। लेकिन पिंगयांग अपनी सारी उम्मीदें खो चुका है। उसने अपने बेटे से कहा, तुम मुझे एक नकारा पिता मत समझना, मैं कुछ न कुछ जरूर कर लूंगा और ये वाइन की बोतल भी जल्दी ही बेच दूंगा। अगली बार जब तुम्हें अपने पिता पर निबंध लिखना हो तो जो तुम्हें मन करे तुम वो लिख देना। इतना कहकर पिंगयांग अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर निकल ही रहा था कि तभी शाओडोंग की आवाज आई, माँ बाबा जल्दी अंदर आए। अंदर जाकर देखा तो टीवी पर उनका विज्ञापन आ रहा है, मानो वो तो 7वें आसमान पर हो। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। चीन के इतिहास में ये पहला चलचित्र विज्ञापन था और पूरा देश जिनसैंग और लोगान मेडिकल वाइन को खरीदने की होड़ में लग गया, जिससे पहले लोग पूछते तक नहीं थे। सारा का सारा स्टॉक देखते देखते यूं खत्म हो गया। सभी बहुत खुश हैं। एक बार फिर शाओडोंग कहता है, मेरे बाबा ने एक बार कहा था कि मैं भविष्य में बहुत सफल इंसान बनूंगा, और वो सही थी। आज वो एक इंजीनियर है। उन्होंने अपनी टीम के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग शंघाई टावर को तैयार किया, जिसके अंदर 43,000 कंपनियों की हेडक्वार्टर्स थे और ये 632 मीटर लंबी थी। टावर में बैठा बूढ़ा पिंगयांग अपनी पत्नी के साथ दूरबीन से अपने उस छोटे लाल घर को निहार रहा है और अपनी पत्नी, बेटे और पोते के साथ उन पुराने दिनों को याद करता है। इसी के साथ ये तीसरी कहानी यही खत्म हुई। अब चौथी और अंतिम कहानी। एक बच्चा अपनी माँ से मार खा रहा होता है क्योंकि वो घर के सभी बिजली से चलने वाले उपकरणों को निकालकर उनसे एक रिमोट कंट्रोल प्लेन बना रहा है। वो किसी तरह जब अपनी माँ से गुस्से से बचपचाकर रूम में आया तो उसे एक झटका महसूस हुआ। दरअसल ये झटका उसके घर के बाहर से आ रही है, जहाँ पर कोई सुपर हीरो की तरह दिखने वाला शख्स
आसमान से आकर नीचे गिरा। किसी खास तरह का एलियन जैसा दिख रहा है। असल में ये दूसरी दुनिया से आया हुआ एक रोबोट याओ है। उसके सर के हिस्से की एक गोलाकार गेंद जैसा कुछ यंत्र गायब है। शायद इससे वो अपने लोगों से संपर्क करता होगा जो उसे अपनी दुनिया में वापस लेकर जा सकती है। मगर वो यंत्र उसी बच्चे शाओ के हाथ लग गई। वो उसे देख ही रहा था कि तभी याओ उसके पास आकर अपनी वो यंत्र वापस मांगने लगा। मगर शाओ को लगा कि वो पास की बिल्डिंग में काम कर रहा कोई कर्मचारी है और उससे कहा, क्या तुम अपना काम ठीक से नहीं कर सकते? देखो, तुम्हारी वजह से मेरे कमरे का लैंप गिर गया और मेरी माँ को लगा कि मैंने उसे गिराया है। देखो क्या हाल कर दिया माँ ने मेरा। चलो अब मुझसे माफी मांगो। लेकिन याओ ने ये करने से मना कर दिया और वो अपना वो यंत्र वापस मांगने लगा। शाओ भी उसे वो बिना दिए बगैर ही स्कूल चला गया। अब स्कूल बस में शाओ अपने एक दोस्त से कह रहा है, मेरे पास ना एक बेशकीमती मोती है जो मेरे बाबा ने मुझे लाकर दी है, क्योंकि वो एक स्पेशल एजेंट है ना। ये सुन सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि उसने कुछ ही दिन पहले अपने पिता को एक मशहूर खिलाड़ी याओ मिंग का कोच और फिर उससे पहले एस्ट्रोनॉट बताया था। लेकिन हकीकत में उसके बाबा है ही नहीं, उसकी माँ ने ही उसकी बचपन से परवरिश की है। इधर दूसरी तरफ याओ उसी स्कूल बस का पीछा कर रहा है। उसे अपना वो यंत्र वापस चाहिए, लेकिन उसके शरीर की सारी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है, जिस वजह से वो ठीक से दौड़ नहीं पा रहा। अब खुद की ऊर्जा शक्ति वापस लाने के लिए वो एक कार शोरूम में घुस गया और एक एक कर उस शोरूम की सभी गाड़ियों की बैटरी से खुद को चार्ज करने लगा। उसने तो खुद की ऊर्जा वापस पा ली, लेकिन वहाँ शोरूम की सभी गाड़ियों की बैटरी खत्म हो चुकी है। यही याओ की ऊर्जा शक्ति उसका खाना है। जैसे हम खाना खाने के बाद तंदुरुस्त हो जाते हैं, कुछ इसी तरह ही याओ भी चार्ज होने के बाद पूरी तरह से फिट हो गया। अब उसे रास्ते में फिर से शाओ दिखाई दिया। वो उसे अपना वही यंत्र मांग ही रहा है कि तभी जोरों की बारिश होने लगी और याओ पे पानी की बूंदें पड़ते ही वो किसी अधमरी मछली की तरह तड़पने लगा। अब तक शाओ को भी मालूम पड़ चुका है कि याओ कोई इंसान नहीं, एक रोबोट है। शाओ को इन सब चीजों में बड़ी दिलचस्पी के साथ साथ इनका ज्ञान भी है। वो उसे अपने घर ले जाकर उसे धूप देकर सही करने लगा और फिर थोड़ी देर बाद याओ बिल्कुल ठीक हो गया। अब उसने शाओ से कहा, मैं भविष्य साल 2050 से आया हूँ। मुझे अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए उस यंत्र की जरूरत है, वरना मैं कभी भी वापस नहीं लौट पाऊंगा। तो शाओ बोला, ठीक है, मैं तुम्हें वो यंत्र दे दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें कल मेरे स्कूल में होने वाले एनुअल पेरेंट्स डे पर साथ चलना होगा। मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे भी बाबा है। अब अगली सुबह शाओ याओ के साथ पूरी तैयारी करके स्कूल पहुंचा और अपने साथ घर के बिजली के उपकरणों से बने उस प्लेन को भी साथ लेकर आया है। इधर स्कूल में सब उसके बाबा को देखकर मंत्रमुग्ध हुए जा रहे हैं। हर कोई उसके स्टाइल का दीवाना हो चुका है। शाओ को अब उसी के क्लास की एक लड़की वांग और उसके पिता मिल गए, जो कि एक बास्केटबॉल चैंपियन थे। वो शाओ के पिता यानी कि याओ से बोले, मैंने सुना है कि तुम याओ मिंग के कोच रह चुके हो, चलो फिर क्यों ना आज एक एक हाथ हो जाए। शाओ याओ को बास्केटबॉल थमाते हुए बोला, क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? फिर क्या, कुछ ही समय में सभी बास्केटबॉल एक एक कर बास्केट के अंदर जाने लगी। सिर्फ बास्केटबॉल ही नहीं, याओ ने तो स्कूल के सारे खेलों में सबको पछाड़ दिया। अब बारी आई साइंस प्रोजेक्ट की, जिसपे सभी बच्चों ने घर के उपकरणों से एक रिमोट कंट्रोल प्लेन बनाया है। शाओ ने भी घर के गीजर, ड्रायर और बाकी अन्य चीजों की मदद से अपना प्लेन बनाया है। सभी बच्चे अपना अपना प्रोजेक्ट दिखाने लगे, लेकिन जो चीज शाओ ने बनाई है वो वाकई में काबिले तारीफ है। लेकिन जब उसे उड़ाने की बारी आई तो वो प्लेन उड़ा ही नहीं। अफसोस, शर्मिंदगी और भारी मन के साथ वो वापस घर लौट आया। शाओ चुपचाप बैठा है कि कुछ देर बाद उसके कमरे के बाहर उसका वही प्लेन हाथों में लिए याओ खड़ा है, जो उसके बाबा की कई बातों को दोहराते हुए कहता है, अपने सपनों को सच करने के लिए हमें हजारों बार असफल होना पड़ेगा और तभी हम सफल हो पाएंगे। तुम्हें अपने पिता के कहे रास्ते पर चलना चाहिए। कैसे तुम अपनी एक असफलता की वजह से इस तरह हार मान सकते हो? फिर शाओ कमरे से बाहर निकला और बोला, तुम मेरे स्कूल में मेरे पिता बनकर गए थे ना? तुम तो एक रोबोट हो। तुम चाहते तो मेरी मदद आसानी से कर सकते थे, पर तुमने नहीं की। अगर मेरे असली बाबा होते तो वो मेरी मदद जरूर करते। मैं हर रोज अपने बाबा को याद कर इतनी पढ़ाई करता हूँ कि आखिर मैं ये जान सकूं कि इसमें ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से वो मुझसे और मेरी माँ से दूर हो गए। जब से मैं तुमसे मिला मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाबा वापस आ गए
लेकिन मैं गलत था। तुम बस एक मशीन के अलावा कुछ नहीं हो, जिसमें कोई भावना नहीं है। ये कहकर उसने वो यंत्र फेंक कर अपने कमरे में चला गया और उस प्लेन को दोबारा बनाने लगा। अब अपना यंत्र मिलने के बाद यहाओ भी अपने घर वापस जाने की तैयारी में लग गया। रात भर अपने प्लेन पर काम कर सुबह होते ही शाओ समंदर के किनारे उसे दोबारा उड़ाने की कोशिश कर रहा है और वो उड़ने भी लगी। लेकिन फिर से किसी तकनीकी खराबी के चलते प्लेन पानी में गिर गया और वो उसके पीछे पीछे समंदर में कूद पड़ा। एक समय में वो समझ नहीं पाता कि वो समंदर के कितने अंदर तक आ चुका है। उसकी मदद के लिए वहाँ कोई भी नहीं और तभी यह वहाँ पहुँच गया, ये जानते हुए भी कि पानी में जाते ही उसके पुर्जे खराब हो जाएंगे, उसकी ऊर्जा शक्ति खत्म हो जाएगी, यहाँ तक कि वो हमेशा के लिए बेकार हो सकता है। फिर भी वो पानी में शाओ की जान बचाने गया। शाओ को तो उसने बचा लिया, लेकिन उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। शाओ ने रोते हुए पूछा, तुम्हें यहाँ किसने आने को कहा था? जिस पर यहाओ बोला, मैं आखिरी बार तुम्हारे प्लेन को उड़ते हुए देखना चाहता था और वो मैंने देख लिया। यहाओ ने शाओ से वही यंत्र उसके सर पर वापस लगा देने को कहा। एक बार फिर उससे उसका दोस्त, उसके बाबा दूर हो रहे हैं। माँ के बाद उससे पहली बार किसी से इतना लगाव हुआ था। उसकी आंखें इसे बयां कर रही है। उसे वह ऐसी हालत में और न देख सका और उसने उसके सर पर वो यंत्र लगा दी। साल 2050 एक लैब में यहाओ को एग्जामिन किया जा रहा है। वैज्ञानिकों की पूरी टीम उसके एक एक पुर्जे को अच्छे से निरीक्षण कर रही है कि तभी उन्हें अचानक 2021 का एक स्टैम्प मिला और वो सभी खुशी से उछल पड़े क्योंकि उनका यह आविष्कार सफल रहा। पहली बार इंसान टाइम ट्रैवल करने में कामयाब हुआ और ये चीन के लिए बेहद गर्व की बात है। एक तरफ जहाँ सब खुश थे, वहीं यहाओ को एक शख्स दिखाई दिया जो उसे ठीक उसी तरह खुश होने का इशारा कर रहा है जिस तरह शाओ ने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ उसे सिखाया था। अब आखिर में हम शाओ को देखते हैं जो अपने माँ, बाबा और स्कूल के दोस्तों के साथ एक नया आविष्कार कर रहा है और फिर देखते ही देखते समय पूरा बदल जाता है। दुनिया बुलेट ट्रेन, मिसाइल्स, यहाँ तक कि चांद तक पहुँच चुका है। यही तो संसार की सच्चाई है दोस्तों। समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है और हमारी इस कहानी में भी हमने चीन को कुछ इसी तरह बदलते देखा है। इसी के साथ इस कहानी का ये दूसरा खूबसूरत अंश भी खत्म होता है। धन्यवाद। कहानी अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट पक्के से करें। सुनते रहिए, सुनाते रहिए। मूवी स्ट्राइप। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।